स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। हमारा प्यारा भारत जो 1947 में अहिंसा के सपनों के साथ आज़ाद हुआ था, आज लगातार बढ़ते आतंकवाद के खतरों से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ लड़ रहा है। ये बात सही है कि पिछले 10 सालों में टेररिस्ट अटैक जो हैं उनमें गिरावट आई है, कम हुए हैं, लेकिन डिजिटल रेडिकलाइजेशन और ओपन बॉर्डर्स के मिसयूज़ ने आज नए चैलेंजेस भारत की एजेंसीज के सामने खड़े कर दिए हैं। और ऐसे में ये सवाल सामने उठता है कि क्या क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस, फॉरेन फंडेड नेटवर्क्स और सोशल मीडिया पर जिहादी रिक्रूटमेंट से निपटने के लिए हमारे मौजूदा एंटी टेरर लॉज काफ़ी हैं। आज जब भारत की पहली, इंडियाज़ फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी के आने की बात हो रही है, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिर ये कदम भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में शुरुआत से आज तक ये पूरा आपको बताने वाले हैं, बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर कैसे भारत ने समय के साथ बढ़ते हुए आतंकवाद से डील किया है, उससे निपटा है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत करते हैं साल 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ। देखिए, पार्टीशन के साथ ही जो वायलेंस का सिलसिला था वो शुरू हो चुका था, स्पेशली कश्मीर इशू पर। पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनके रूट्स पड़ चुके थे और 1960s में ये देखा गया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया। मिलिटेंट्स को जो इन्फिल्ट्रेशन कराया जाता था बॉर्डर्स के ज़रिए, ये सब शुरू कर दिया। कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन के केसेस सामने आने लगे। पाकिस्तान ने लगातार सपोर्ट करता था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सपोर्ट करती थी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट जो था वो 1980s में आया, तब जब पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट उठा। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने हथियार उठा लिए, वायलेंस करना शुरू कर दिया, खालिस्तान की मांग होने लगी। 1980 का ये वो जो समय था, इस दौर में, इस दशक में आप अगर देखें तो आज जो टेररिज्म हम जानते हैं, ये टेररिज्म का कॉन्सेप्ट उस समय उतना गहरा नहीं था, लेकिन पंजाब इंसर्जेंसी ने सब कुछ बदल के रख दिया। 1984 के पहले 6 महीने जो थे, उनमें पंजाब में 775 करीबन वायलेंट इंसिडेंट हुए, ये बताया जाता है, जिसमें 298 लोगों की जान गई थी, 525 लोग जख्मी हुए थे, बुरी तरह सीवियरली इंजर्ड हुए थे। और उसके बाद आप सभी जानते हैं, यही वो साल था 1984, जब जून 1984 में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस समय की प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी ने आर्मी को गोल्डन टेम्पल में भेजा, स्वर्ण मंदिर में भेजा, ताकि जनरल सिंह भिंडरावाले को बाहर निकाला जा सके, उसके साथ ही मिलिटेंट्स को बाहर निकाला जा सके। लेकिन यहीं से ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, खालिस्तानी जो उग्रवाद था, सेपरेटिज्म था, ये और ज़्यादा बढ़ गया, उग्र हो गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा हत्या कर दी जाती है। देश में इसके बाद एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 अक्टूबर के बाद ही, 31 अक्टूबर से शुरू हुए थे। तो ये जो एंटी सिख राइट्स हुए, सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जाता है कि करीबन 2750 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जान गई थी। भारत के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ये। इस वायलेंस से खालिस्तानी जो आतंकवादी थे वो और अग्रेसिव हो गए और उग्र हो गए। और इसके बाद इन आतंकवादियों ने अगले ही साल 1985 में किया कनिष्का बॉम्बिंग। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी 182, उसे उड़ा दिया जाता है बॉम्ब से। कनिष्का बॉम्बिंग के नाम से आप इसको जानते होंगे, इसके ऊपर एक डिटेल एपिसोड आपके लाया जाएगा। इस कनिष्का बॉम्बिंग में 329 लोगों की जान गई थी और ये उस समय की वर्ल्ड की वर्स्ट एविएशन टेरर इंसिडेंट की तरह इसको देखा जाता था। ये सब देखते हुए ये वो समय था जब सरकार को ये लगा, गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई कि एक स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ की ज़रूरत है भारत के अंदर। और इसी के चलते 23 मई 1985 को टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि टाडा आपने जो नाम है टाडा, ये कई बार सुना होगा, टाडा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है सरकार के द्वारा। ये भारत का एक तरह से देखा जाए तो पहला मेजर एंटी टेरर लॉ था और मेनली पंजाब इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया था। लेकिन उस समय इसमें एक सनसेट क्लॉज भी था, यानी कि 2 साल के बाद टाडा जो था वो ख़त्म हो जाता। इसी को देखते हुए 2 साल के बाद ही 3 सितंबर 1987 को टाडा का रिवाइज वर्जन लाया जाता है। पूरे देश में अप्लाई होता था ये। टाडा के कुछ मेन प्रोविजंस थे। क्या प्रोविजन थे, समझिए इनको। टेररिज्म की पहली बात, क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई थी। ये बताया गया था कि कोई भी जो सरकार को, गवर्नमेंट को इंटिमिडेट करेगा, टेरर फैलाएगा, आतंकवाद फैलाएगा, बॉम्ब्स, फायर आर्म्स या एक्सप्लोसिव केमिकल को यूज़ करेगा, उसके पास से ये सब बरामद होंगे तो उसके ऊपर टाडा लगाया जा सकता है। पुलिस जो है वो सस्पेक्ट को इस तरह के 180 दिन तक चार्जशीट के बिना
जेल में रख सकती है। नॉर्मल जो लॉ था उस समय पर उसमें सिर्फ 90 दिन की हिरासत में रखने का एक प्रावधान था। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स जो थे उनको भी सेटअप किया गया टाडा के थ्रू। पुलिस कन्फेशन जो थे वो एडमिसिबल होने वाले थे अब एज अ एविडेंस इन कोर्ट, मतलब कोर्ट में अगर पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया है उसको माना जाएगा। इसके अलावा प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, अगर वेपन रिकवर हुआ है तो किसी के पास से, तो मतलब ये माना जा सकता है कि अगर इसके पास से वेपन रिकवर हुआ है, लाइसेंस नहीं है और इसके पास अगर वेपन मिला है तो ये आगे किसी ना किसी गलत एक्टिविटी में संलिप्त हो सकता है, एंटी इंडिया एक्टिविटी में संलिप्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी टाडा के अंदर। खैर, टाडा के अंदर जब ये लागू हुआ तो हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, कई सारे अरेस्ट हुए, लेकिन यहीं पे अब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो थे वो सामने आने लगे। उनका ये कहना था कि टाडा का मिसयूज़ हो रहा है भारत के अंदर, इनोसेंट जो लोग हैं उनको हैरेस किया जा रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं और पुलिस जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो टाडा के ज़रिए लोगों को, माइनॉरिटीज़ को अब्यूज़ कर रही हैं। इस तरह के बातें सामने आने लगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया टाडा का। अब ये वो समय था, आप अगर देखें तो इस दौरान 1990s में भारत में, शुरुआती दौर में ही 1990s के इस दशक में जब टाडा आया है, इसके बाद से ही भारत में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का एक जो केस था वो लगातार चल रहा था। इस केस के चलते कम्युनल टेंशन लगातार बढ़ रहा था, कई हिस्सों में राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, लोगों के बीच में नफरत फैल रही थी। और इसी का फ़ायदा उठाया किसने? हमेशा की तरह पाकिस्तान ने, आईएसआई ने, उनके आतंकवादी संगठनों ने। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद देश में दंगे होते हैं। ये देखते हुए आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के साथ में, वही दाऊद इब्राहिम जो भागा था मुंबई से, अंडरवर्ल्ड डॉन जिसे कहा जाता है, दुबई में था उस टाइम पर, दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर आईएसआई ने 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराए। 12 बॉम्ब ब्लास्ट कराए जाते हैं, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज पर ब्लास्ट हुआ था, होटल्स में ब्लास्ट हुए थे, मार्केट्स में टारगेट किया गया था। 257 लोगों की जान गई थी यहाँ पे दोस्तों, 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, आंकड़े कई ज़्यादा थे। और तो बहुत बड़ा ये, मतलब भारत का एक पहला मेजर अर्बन टेरर अटैक इसको कहा जाता है अगर आप उन टर्म्स में देखें तो, क्योंकि एक इतने बड़े शहर को, देश के सबसे बड़े शहर को, मुंबई को टारगेट किया गया था। मुंबई ब्लास्ट की जो इन्वेस्टिगेशन थी, इसमें भी कई सारे सस्पेक्ट्स को जब पकड़ा गया तो उनके ऊपर भी उस समय पर टाडा लगाया गया था। लेकिन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एक बार फिर सामने आए थे और उनका ये कहना था कि टाडा जो है वो कंट्रोवर्शियल है, कई सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पे इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। और इसी प्रेशर के चलते दोस्तों ये महज 2 साल के अंदर 1995 में टाडा को लैप्स कर दिया जाता है। अब टाडा यहाँ पे लैप्स हुआ, बात करेंगे 1995 से लेके 2001 तक के इंटरवल की। देखिए, ये जो पूरा समय था, कोई भी एंटी टेरर लॉ, प्रॉपर एंटी टेरर लॉ भारत के पास में उस समय पर नहीं था। हालांकि यूएपीए था, उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन कोई भी प्रॉपर इस तरह का, टाडा की तरह का लॉ नहीं था, कोई एक्ट नहीं था। ये वो दौर था जब देश भर में डर का माहौल भी था, क्योंकि कम्युनल टेंशन था। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद कई जगह, अलग अलग जगह अटैक्स भी होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते थे, और ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान की आईएसआई करा रही थी। यहाँ पे जो नए नए बन रहे थे कुछ इस तरह के टेरर आउटफिट्स, उनके साथ मिलकर, तो ये डर का माहौल भी देश में था। ये वो समय था जब भारत ने कई दफ़ा प्रयास किया पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता का। 1999 में एक बस चलाई गई थी दिल्ली से लाहौर के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में, और वो वहाँ पे गए भी थे। लेकिन बदले में पाकिस्तान की तरफ से हमें क्या मिला? करगिल का युद्ध। उसी साल महज कुछ ही महीनों के बाद में, इस बस को चलाए जाने के, इस शांति वार्ता के बाद में करगिल का युद्ध हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन बद्र जो था उनका, वो लॉन्च किया। 4 से 7 बटालियंस जो थी उससे इन्फिल्ट्रेट कर दिया भारत की सीमाओं में। इनका एक मेन मोटिव था कि श्रीनगर लेह हाईवे जो है उसको कट कर दिया जाए, उसकी कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारत की आर्मी जो है हमेशा उस पर भारी पड़ने वाली है। भारत की आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया काउंटर में, और यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। करारी हार का सामना किया पाकिस्तान ने, और इसके बाद पाकिस्तान ने फिर से अपना प्लान बी अपनाया। उसका प्लान बी जो हमेशा होता है, इनफैक्ट आज तो प्लान ए बन चुका है, आतंकवादियों का सहारा लेना। पाकिस्तान ने आतंकवादियों का सहारा लेने का निर्णय लिया, और 24 दिसंबर 1999, सेम उसी साल, IC-814 कंधार हाईजैकिंग होती है। एक विमान जो कि काठमांडू से दिल्ली आने के लिए उड़ान भरी, उसने 5 हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जो थे उन्होंने इस विमान को हाईजैक किया। प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया, दुबई ले जाया गया। उसके बाद में तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान पहुंचाया जाता है, उसको कंधार में पहुंचाया जाता है। कंधार में लैंडिंग हुई, लेकिन तब तक ये खुकार आतंकवादी, एक भारतीय पैसेंजर रुपिन कात्याल जी, उनको मार चुके थे। बेरहमी से उनकी हत्या की गई। यहाँ पे लंबे नेगोशिएशन चले। इनफैक्ट सबसे लंबी हाईजैकिंग कही जाती है कंधार हाईजैकिंग, IC-814। बहुत लंबे नेगोशिएशंस चले। जो आतंकवादियों की मांग थी उसको
कम किया गया, डिग्रेड किया गया। उसके बाद में जो उनकी मांग थी कि 3 आतंकवादियों को रिहा किया जाए, जिसमें उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरदार और मसूद अजहर। वही मसूद अजहर दोस्तों, मौलाना मसूद अजहर, जिसने जैश ए मोहम्मद बनाया महज 1 साल के बाद यहाँ से छूटने के। तो भारत ने इन तीनों आतंकवादियों को यहाँ पे छोड़ा, अपने यात्री जो थे उनको सुरक्षित वापस लाए। इस इंसिडेंट ने भी हमें महसूस कराया था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर फ्रेमवर्क की ज़रूरत है भारत के अंदर, जिससे कि हम ये अटैक होने से पहले, ये हाईजैकिंग होने से पहले, इन्फिल्ट्रेशंस होने से पहले ही उसको पकड़ सके, ख़त्म कर सके। लेकिन कोई भी उस समय ऐसा लॉ, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी भारत के पास में। साल 2000 में, ये जब 2000 की शुरुआत हुई, तब ये अटैक्स और ज़्यादा कई गुना बढ़ गए थे, तेज़ी से बढ़ने शुरू हो चुके थे। हाल ही में क्योंकि जैश ए मोहम्मद बना हुआ था, मौलाना मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद बनाया कंधार हाईजैकिंग में छूटने के बाद, और अगले ही साल उसने 2001 में 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक किया। पार्लियामेंट अटैक जिसमें 5 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की थी। ये पाकिस्तान ISI का एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक था, और इसको वर्ल्ड फोरम पे भी, इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी CIA ने भी ये कंफर्म किया था, जब उन्होंने भी इसकी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन की थी। पता चला था कि 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ वो प्रॉपर ISI और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का काम था। पार्लियामेंट अटैक के ठीक बाद अगले ही साल, इनफैक्ट कुछ ही महीनों के बाद में, उस समय की मौजूदा अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार थी, उन्होंने एक और प्रयास किया। फरवरी 2002 में वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा लेकर आए। अब पोटा ये जो नाम है ये भी आपने सुना होगा, टाडा और पोटा पहले हमारे एंटी टेरर लॉ हुआ करते थे। पोटा जो था वो टाडा के जैसा ही था, लेकिन बेटर सेफगार्ड्स के साथ में। जो पहले दिक्कतें आई थी उनको हटा दिया गया था। 180 दिन का डिटेंशन इसमें भी था। पुलिस कन्फेशन जो थे वो कोर्ट में एडमिसिबल इसमें भी थे, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन भी दिया जाता था। स्पेशल कोर्ट्स थी, वायर टिपिंग पावर्स थी, हालांकि कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन इसमें नहीं था। तो ये सारी चीज़ें लगातार पोटा में थी। इसने कई सारे केसेस में हेल्प की। पोटा के आने के बाद अगर आप देखें तो जो पहले के केसेस रहे, गोधरा ट्रेन बर्निंग केस, राइट्स जो हुए थे गुजरात में, उसमें भी पोटा ने काफ़ी मदद की। लेकिन यहाँ भी जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स थे, जो ह्यूमन राइट एक तरह से एक्टिविस्ट थे, इन लोगों ने पोटा को भी अपोज करना शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि ये मिसयूज़ हो रहा है पोटा का, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है पोटा। ये सारी चीज़ें देखते हुए 2 साल ही बीते। साल 2004 आया, 2004 में इलेक्शंस हुए, और अब UPA पावर में आई। UPA ने पावर में आते ही पहला काम किया पोटा को रिपील करने का। पोटा रिपील किया जाता है, इसे भी यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट ने इसी समय पर, यही वो साल था जब इसके बाद ही जो पहले से हमारे पास में UAPA था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 से था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए। दिसंबर 2004 में चैप्टर 4 में अमेंड किया जाता है UAPA के अंदर। टेररिस्ट एक्ट को अब यहाँ पे डिफाइन किया गया था UAPA के अंदर भी। उसमें बताया गया था कि वो एक्ट जो भी भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को थ्रेटन करे, उस टेरर फैलाए, तो उसके ऊपर UAPA उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे संदिग्ध के ऊपर लग सकता है। ये सारी चीज़ें अमेंड की गई UAPA के अंदर, जो पहले से हमारे पास में था। टाडा पोटा दोनों हट चुके थे, लेकिन रिजल्ट सामने यही था कि दोस्तों टेररिज्म लगातार बढ़ा। 2005 में हमने दिल्ली के ब्लास्ट देखे। इंडियन मुजाहिदीन, सिमी जैसे जो आतंकवादी संगठन थे, दिल्ली के ब्लास्ट हुए, 60 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2006 में अगले ही साल मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुए, 209 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ा इंसिडेंट था, 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे इसमें। उसके अगले साल 2007 में हैदराबाद में ब्लास्ट हुए, और उसके अगले साल हमने देखा 26 नवंबर 2008 का मुंबई आतंकी हमला। 26/11 के हमले के नाम से आप जिसको जानते हैं, लश्कर तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकवादी सी रूट के ज़रिए मुंबई आते हैं, अटैक करते हैं। आते ही ताज होटल, CST स्टेशन, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफ़े, सभी जगह अटैक किया गया। 166 लोगों की जान गई थी इसमें, 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। आंकड़ा बहुत बड़ा है। हमने इस पूरे अटैक में NSG के हमारे भारत के वीर सपूत मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी को, हेमंत करकरे साहब, अशोक कामटे साहब, विजय सालस्कर, तुकाराम ओमले जी, इन जैसे वीरों को हमने खो दिया। 26/11 के हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो टोटली डैमेज हो चुके थे। अब तक जो शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया भी जाता था भारत के द्वारा, सोच लिया था कि अब ये नहीं देना है, क्योंकि पाकिस्तान इसे डिज़र्व नहीं करता। इंटरनेशनल प्रेशर जो था वो भी पाकिस्तान के ऊपर आया, क्योंकि पाकिस्तान नकार रहा था कि हमारे आतंकवादी नहीं थे, हम लोगों ने ये नहीं किया है। लेकिन कसाब जो पकड़ा गया, उसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो कहाँ से है, क्या करता था, किन लोगों ने उसे सिखाया था, कैसे ISI के लोग आके उसको ट्रेनिंग देते थे। तो ये सारी चीज़ें सामने थी। खैर, 26/11 के हमले के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2008 में UAPA में फिर से अमेंडमेंट किए। इस बार कुछ और अमेंडमेंट किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को भी क्राइम बनाया गया, उसको डाला गया UAPA के अंदर अमेंड करके। लेकिन यही 26/11 का हमला था जिसके बाद बनाई गई NIA,
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए को दरअसल मल्टी स्टेट टेरर केसेस के लिए बनाया गया था, जिससे स्टेट लेवल एजेंसीज जो हैं भारत की, उनके साथ जो भी इंटेलिजेंस है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो गैप्स रह जाते हैं, इन सबको फिल किया जा सके। तो एनआईए यहाँ पे बनती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी। ये वही दौर था जब इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, इन जैसे आतंकी जो थे, आतंकी संगठन जो थे, इनके आतंकी जो थे, वो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई के सपोर्ट के साथ लगातार भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करते थे। और ये हमले इसके बाद भी कुछ सालों तक जारी रहे हैं। इन हमलों की बात की जाए तो 2010 में हमने देखा पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ, 17 लोग मारे गए। 2011 में मुंबई ब्लास्ट हुए, 26 लोग मारे गए। 2013 हैदराबाद ब्लास्ट में 18 लोगों की जान गई। और 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक, सात हमारे सिक्योरिटी पर्सनल थे, सिक्योरिटी जवान थे, वीरगति को प्राप्त हुए। जैश ए मोहम्मद ने अटैक कराया था। 2016 में उरी अटैक कराया जैश ए मोहम्मद ने, 19 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन ये जो अटैक हुआ था 2016 का उरी अटैक, यहाँ भारत ने पहली बार अपना स्टैंड अप चेंज किया था इन आतंकवादी हमलों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। उरी अटैक के बाद 2016 में हमने अब इनको घर में घुस के मारना शुरू किया। और किस तरह से मारा था ये आप सभी जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने। लेकिन हमारे पास कोई भी एंटी टेरर फ्रेमवर्क इस समय पर भी नहीं था। कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था जिसमें सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज जो हैं हमारी, वो एक साथ मिलकर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर पाएँ, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस उनका स्मूथ हो जाए, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट जो है, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो लगातार होते हैं, उनको डिटेक्ट करें, साथ में काम कर पाएँ। तो इस तरह का कोई भी फ्रेमवर्क प्रॉपर नहीं बन पा रहा था। यहाँ से 3 साल बीतते हैं, आतंकवादी हमले कम हुए, लेकिन एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद ने भारत पर हमला किया। 14 फरवरी 2019 पुलवामा का हमला। पुलवामा अटैक किया जाता है जैश ए मोहम्मद का एक ब्रेन वॉश्ड जिहादी आतंकवादी आदिल अहमद डार। 350 किलोग्राम करीबन एक्सप्लोसिव था उसकी कार में। उसने वो कार ले जाके सीआरपीएफ के कॉन्वॉय से टकरा दी, खुद को ब्लास्ट कर लिया। 40 हमारे जवानों की वीरगति यहाँ पे हुई थी। ये जो अटैक था, इसके बाद भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई। पाकिस्तान को अपनी ज़ीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन, अपनी पॉलिसी के साथ में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान को ये दिखाया कि अगर ऐसे अटैक करोगे तो तुम्हें घर में घुस के मारा जाएगा। और इसके बाद हमने की थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। जैश ए मोहम्मद के कई सारे टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे जहाँ से ये सारे आतंकवादी आते थे ट्रेन होकर, उनको तबाह किया गया। ये वही समय था जब आर्टिकल 370 भी रिमूव किया गया जम्मू कश्मीर से। तो टेरर इंसिडेंट जो थे जम्मू कश्मीर में, उनमें 70% की कमी आई, ये भी देखा जाता है। और 8 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया सरकार के द्वारा। यूएपीए में कुछ और अमेंडमेंट किए जाते हैं। ये जो अमेंडमेंट हुए थे, इसके बाद अब इंडिविजुअल्स को, कोई भी ऐसा संदिग्ध अगर सस्पेक्ट है, उसे टेररिस्ट डिजिग्नेट करने का पावर आ चुका था। साइबर टेररिज्म जो था उसको इंक्लूड किया गया था इन अमेंडमेंट्स में। प्रॉपर्टी सीजर्स को एक्सपेंड किया गया था, एनआईए की पावर्स को बढ़ाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जब की गई, इसमें ये बताया गया कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा जो सस्पेक्ट है उसको आतंकवादी डिक्लेयर किया जा सकता है, डिजिग्नेट किया जा सकता है। लेकिन जब ये सब किया गया तो यहाँ भी यूएन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया था इस फैसले को। खैर 2019 से 2025, जब आज हम 2025 के अंत में बैठे हैं, इस बीच में भारत पर कुछ और बड़े अटैक हुए। हालांकि गिरावट आई, लेकिन कुछ बड़े अटैक हुए जिनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो थे, जो अटैक थे, उनको देखा गया 2024 और 2025 में। चाहे वो रियासी का अटैक हो, पहलगाम का अटैक हो, या दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट हो, इन सब में आज के इस एनवायरनमेंट में जब टेक्नोलॉजी इतनी बूम पर है, जब आतंकवादी उसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं, तो इन सभी अटैक्स में हमारी एजेंसीज के सामने एक क्लियर हो गया कि भारत को एक एंटी टेरर पॉलिसी की सख्त ज़रूरत है। अपनी एजेंसीज को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी समझ आ चुका था हमारी एजेंसीज को कि अब आतंकवादी संगठन जो हैं वो फिज़िकल ब्रेन वॉश से ज़्यादा डिजिटल ब्रेन वॉश जो है उस पर काम करते हैं। अब ये फिज़िकली पहले जैसे बुलाया जाता था ट्रेनिंग कैंप्स में, लड़कों को रिक्रूट करके, ब्रेन वॉश करके, उसके बाद वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और ज़्यादा उनको जिहादी बनाया जाता था। अब ये सब चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं, डिजिटली ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स जो हैं उनमें सडन राइज आया है। डिजिटलाइजेशन जो है उसकी वजह से जो डिजिटल रेडिकलाइजेशन है उसमें राइज आया है। लोगों को डिजिटली रेडिकलाइज किया जा रहा है, आधार स्पूफिंग की जा रही है। भारत के कई, आपने अगर अभी हाल में पहलगाम के बाद केसेस देखे हों, तो जो यहाँ का पाकिस्तान की एम्बेसी में दिल्ली में काम कर रहा था एक शख्स, तो उस ऑफिसर को भी वापस भेजा। वो आईएसआई का एजेंट था, वो यहाँ पे आधार स्पूफिंग करता था, सिम कार्ड्स लेके भारत के कई और लोगों को दे के आतंकवादियों को यहाँ पे जो गतिविधियाँ थी, सीक्रेट्स चुराना, स्पाई बनाना आईएसआई के भारत में, ये सारे काम करता था।
तो इन सब में देखा गया कि जो फॉरेन फंडेड नेटवर्क्स हैं, ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं इन लोगों का, ये नेटवर्क्स जो हैं आर्म स्मगलिंग कर रहे हैं, इस पर अब कड़ी रोक लगानी ज़रूरी है और ये कड़ी रोक जो है वो लगानी पड़ेगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए लास्ट नवंबर में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहली बार नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी का प्लान अनाउंस किया था, जिसमें टेररिज्म के साथ साथ उसके पूरे इकोसिस्टम को टारगेट करने की बात भी की गई थी कि अब ये जो इकोसिस्टम है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आतंकवाद जो है वो हर जिस अपने नए स्टेप के साथ में आगे बढ़ता है उस पूरे स्टेप को तोड़ना पड़ेगा हमें। एनआईए ने यहाँ से सारे के सारे स्टेट से, एंटी टेरर यूनिट से कंसल्टेशन किए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो कि 26/11 हमले के बाद में बनी थी। प्रिवेंटिव मेजर्स जो थे उनको रिव्यू किया गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड जैसे प्लेटफॉर्म जो थे उनको बेटर यूज़ करने के लिए कैसे उनका बेटर यूज़ किया सकता है, इस पर डिस्कशंस हुए, ताकि सारी एजेंसीज़ जो हैं, चाहे वो स्टेट एजेंसी है चाहे सेंट्रल एजेंसी है, इंटेलिजेंस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनका जो क्रिटिकल डेटाबेस है सभी लोग उसे एक्सेस कर पाएँ। अगर किसी भी एक संदिग्ध की या किसी आतंकवादी की जानकारी जो कि किसी भी एजेंसी के पास है, तो वो अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो तो वहाँ से सभी एजेंसीज़ अपने अपने प्रोसीजर को और ईजी कर सकती हैं, स्मूथ कर सकती हैं। इन लोगों को पकड़ने में, अटैक करने से पहले ही बहुत आसानी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जब चलीं तो इसके बाद कुछ रिसेंट के महीनों में एनआईए के डायरेक्टर जनरल सदानंद दाते साहब और एनएसजी चीफ भृगु श्रीनिवासन जी ने कई सारे स्टेट पुलिस चीफ्स को ब्रीफ किया थ्रेट्स के बारे में, जैसे फॉरेन फंडेड कन्वर्जन नेटवर्क्स हैं, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, आधार रिलेटेड आइडेंटिटी फ्रॉड या स्पूफिंग, आप उसको कहें आधार स्पूफिंग, तो ये है। इन सब के बारे में ब्रीफ किया। और अब दिसंबर 2025, जब आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री ने इस पॉलिसी को फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। फाइनली ये पॉलिसी जो है ये हमारे नेशनल एंड रीजनल एजेंसीज़ के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन बनाएगी, ताकि जो इवॉल्विंग थ्रेट है हमारे पास, टेरर थ्रेट, उसको हैंडल किया जा सके। इस पॉलिसी का महत्व आप रियल एग्जाम्पल से समझिए। आपको ये जो एग्जाम्पल्स अब बताए जा रहे हैं ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जिनकी वजह से ये पॉलिसी अब लानी ज़रूरी है। ओपन बॉर्डर की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, एलओसी है, 93% फेंस्ड है, ये सारे आंकड़े सामने आते हैं। लेकिन 2014 से 2024 तक इन 10 सालों के बीच में 420 से ज़्यादा ऐसे अटैम्प्ट हुए हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट किए गए पाकिस्तान के द्वारा, वहाँ के आतंकवादियों के द्वारा। 560 अरेस्ट हुए हैं। 2025 जनवरी से नवंबर के महीने के बीच की बात करें तो 32 ऐसे अटैम्प्ट हुए जिसमें से 49 लोगों को, आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया। 1999 करगिल इन्फिल्ट्रेशन, ये आप अगर इस बॉर्डर का, जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है, अगर उसके कुछ मेजर केसेस देखें तो 1999 में जो करगिल का युद्ध हुआ था उसमें भी इन्फिल्ट्रेशन ही किया था सबसे पहले पाकिस्तान ने। उस समय इस बॉर्डर को पाकिस्तान ने यूज़ किया। 2016 में जो उरी और पठानकोट के अटैक हुए तो उसमें भी आतंकवादी एलओसी क्रॉस करके आए थे। दूसरे बॉर्डर की बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है 79% फेंस्ड है, लेकिन फिर भी 2014 से 2024 के बीच में 7,500 से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुए हैं बांग्लादेश की तरफ से भारत में। 18,000 करीबन ऐसे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया। 2025 में देखा जाए इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट बताए जाते हैं 900 से 1000 के बीच में है, इसमें भी हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2004 में बांग्लादेश से इन्हीं बॉर्डर्स के ज़रिए 10 ट्रक स्मगलिंग की थी आर्म्स की, असम में, उल्फा के लिए, NSCN के लिए। ये सारी चीज़ें जो करी जा रही थी, हथियार भेजे जा रहे थे असम में, ये बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए हो रहा था। अगला जो हमारा बॉर्डर म्यांमार की बात करें तो 2014 से 2024 तक जो आंकड़े बताए जाते हैं 2050 से 2090 के बीच में जो अटैम्प्ट हुए इन्फिल्ट्रेशन के, वो यहाँ से म्यांमार बॉर्डर से भी हुए हैं। और नेपाल बॉर्डर आप सभी जानते हैं ओपन वीज़ा फ्री बॉर्डर है। 2014 से 24 के बीच में 180 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स हुए, 280 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए। 2025 में 12 अटैम्प्ट हुए और 26 अरेस्ट हुए। यही वो नेपाल बॉर्डर है दोस्तों। एक वीडियो भी आपके लिए बनाया था 2013 में, जहाँ से यासीन भटकल जो था वो नेपाल से अरेस्ट हुआ था। वो यहीं से अपना रूट करता था पूरा, यहीं से इन्फिल्ट्रेट करता था, भारत में आता था, उसके बाद वहाँ चला जाता था नेपाल में। नेपाल के पोखरा से उसको अरेस्ट किया था, वहीं पे छुपा हुआ था। तो ये इस तरह के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन का बहुत बड़ा सरगना यासीन भटकल, ऐसे आतंकवादी इस नेपाल बॉर्डर का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 2017 का केस है सनौली जो बॉर्डर है, वहाँ से पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, ये भी नेपाल बॉर्डर की बात है। और 2024 की रिपोर्ट्स में ये सामने आता है कि लश्कर और जैश नेपाल रूट्स को लगातार यूज़ कर रहे हैं अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन को भेजने के लिए, कई सारे आतंकवादियों को यहाँ से भारत में भेजने के लिए। तो ये बात फैक्ट है कि ओपन बॉर्डर्स जो हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट तो देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क, फॉरेन फंडेड नेटवर्क्स का खतरा, ये भी इनके साथ में बढ़ता है। अब आज जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बॉर्डर्स की हमने बात कर ली, आज जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है,
उसका गलत इस्तेमाल करने वाले भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के मायने से देखा जाए तो हमारे सामने एक नया थ्रेट बन के खड़ा हुआ है, ये डिजिटल रेडिकलाइजेशन। टेररिस्ट सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, वहाँ से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अपना जिहादी मानसिकता फैलाते हैं। ऑनलाइन फेसबुक पेजेस बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे चैनल्स बने हुए हैं, ट्विटर पर ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। एक रियल केस तो आप इस तरह का देखिए, 2014 का केस है। मेहदी मसरूर बिस्वास नाम का एक आदमी जिसने शमी विटनेस के नाम से ट्विटर पर अपना एक अकाउंट बना रखा था और उस अकाउंट से वो आईसिस का प्रोपेगेंडा भारत में फैला रहा था। और यकीन मानिए उस अकाउंट के 17,000 फॉलोअर थे उस समय जब उसको अरेस्ट किया गया है। अगला केस 2016 में केरला में 21 ऐसे यूथ थे, ऐसे जवान लड़के थे जो कि ऑनलाइन रेडिकलाइज हुए ट्विटर के, सोशल मीडिया के माध्यम से। यही होता है डिजिटल रेडिकलाइजेशन। ऑनलाइन रेडिकलाइज हुए, आईसिस ज्वाइन करने अफगानिस्तान गए। क्या हुआ उनका नहीं पता चल रहा है। 2020 में दिल्ली में आईसिस मॉड्यूल जो था वो ऑनलाइन प्लानिंग कर रहा था अपनी पूरी, वहाँ डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा था। जैश और लश्कर तैयबा के जो शेडो आउटफिट्स हैं, आप हाल ही में देखिए ना, जितने भी अरेस्ट हुए हैं रियासी से लेकर अभी भी जो पहलगाम का हमला हुआ, किस तरह के ग्रुप्स का नाम सामने आता है। TRF, PAWF, कश्मीर टाइगर्स, मुस्लिम जावाज फोर्स, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये सारे के सारे शेडो आउटफिट्स हैं जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा के, जो कि ऑनलाइन बनाए गए। TRF के बारे में तो ये बताया जाता है, आपके लिए डिटेल एपिसोड किया था, उसमें बताया भी था आपको कि 6 महीने पहले करीबन ये बना था, जब रियासी का अटैक हुआ था उससे 6 महीने पहले। तो ये सारे वही आतंकवादी हैं जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक में आए थे, 26/11 के हमले में आए थे। लेकिन अब बस चेंज इतना आ गया है कि अब ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, डिजिटल एसेट्स को यूज़ करते हैं, बॉडी कैम वीडियोज़ बनाते हैं, इनके गन्स पर, बंदूकों पर, इनकी बॉडी पर कैमराज लगे रहते हैं, उसकी पूरी वीडियो शूट करके अपने आतंकी आकाओं को बेचते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं कई बार आतंकवादी अटैक्स की, टेलीग्राम चैनल पर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन अपना करते हैं। इनके जो आका हैं, इन सभी के लिए आसान हो गया इस समय पर कि कैसे इन्हें डिजिटल कनेक्टेड रखना है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करनी है, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के सेल्फ रेडिकलाइजेशन कराए जा रहे हैं इनका बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो भारत की पहली एंटी टेरर पॉलिसी का अनाउंसमेंट जल्दी ही हो सकता है और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या बताया गया है। लेकिन आज ये आपको जानना दोस्तों ज़रूरी था कि अब तक हम क्या देख चुके हैं, क्या क्या झेल चुके हैं और क्या क्या भारत में हुआ है। क्यों आज के दौर में, आज के इस समय जब हम बैठे हैं, तो हमारे लिए एक एंटी टेरर पॉलिसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत की पहली एंटी टेरर पॉलिसी जल्दी आ सकती है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा आगे करेंगे जब वो आएगी। लेकिन आज हमने आपको बताया कि ये कितना ज़रूरी है भारत के लिए। उम्मीद है एपिसोड, इस वीडियो से आपको कई चीज़ें जानने को, सीखने को मिली होंगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलेगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।